इरेशनलिटी, तर्कहीनता और अविवेक। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या चीज में तर्क, स्पष्ट सोच या समझ की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप गलत निर्णय लिए जाते हैं, या ऐसा कार्य जो तर्क के विपरीत हो। रैशनल, विवेकहित या तर्कसंगत, ऐसी प्रवृत्ति जिससे आप शुरुआत से अंतिम परिणामों तक का अनुमान लगा सकते हो। वहीं पर इरेशनल, विवेकहीन या अविवेक, इसमें निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं जो निरंतर बदलती रहती है। इसके साथ निर्णय भी। द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर, लॉ 1, इरेशनलिटी। एक दिन साल के खत्म होते होते 432 ईसा पूर्व में एथेंस राज्य को एक अत्यधिक परेशान करने वाली खबर मिलती है। स्पार्टा राज्य के प्रतिनिधि शहर में आए थे और उन्होंने एथेनियन शासकों के सामने शांति की नई शर्तें रखी। अगर एथेंस इन शर्तों से सहमत नहीं होगा तो स्पार्टा जंग छेड़ देगा। स्पार्टा एथेंस का कट्टर दुश्मन, वो कई मायनों में उसका बिल्कुल विपरीत था। एथेंस इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक राज्य का नेतृत्व करता था। दूसरी तरफ स्पार्टा कुलीन तंत्र के एक संघ के अनुसार चलता था, जिसे पेलोपोनेशियन के नाम से जाना जाता था। एथेंस नौसेना और अपने धन पर निर्भर था। उस समय में ये भूमध्य सागर में सबसे बढ़ती हुई शक्ति थी। स्पार्टा इसकी आर्मी पर डिपेंडेंट, ये टोटली मिलिट्री स्टेट। दोनों पक्ष बहुत शक्तिशाली, इस कारण से दोनों ओर से युद्ध को नजरअंदाज किया जा रहा, क्योंकि जंग विनाशकारी हो सकती थी। इसके परिणाम बद से बुरे हो सकते थे। इस युद्ध में हारने वाला पक्ष ही अपना प्रभाव नहीं खोता, बल्कि युद्ध में पूरा जीवन खतरे में पड़ सकता था। हालांकि अब युद्ध का होना अनिवार्य लग रहा था और जल्दी शहर पर विनाश की भावना छा गई। कुछ दिनों बाद एथेनियन सभा स्पार्टन्स के विषय में आगे क्या करना है ये तय करने के लिए एक्रोपोलिस के ऊपर स्थित एक पहाड़ी पेनिक्स हिल पर एकत्रित हुई। ये सभा सभी पुरुष नागरिकों के लिए खुली थी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होने के कारण उस दिन लगभग 10,000 पुरुष बस में भाग लेने के लिए पहाड़ी पर जमा हुए। उनमें बाज बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने कहा एथेंस को पहल करनी चाहिए, पहले स्पार्टा पर हमला करना चाहिए। दूसरों ने उन्हें याद दिलाया कि जमीन लड़ाई में स्पार्टा लगभग अपराजय है। इस तरह स्पार्टा पर हमला करना सीधे सीधे उनके हाथ में गेम देना होगा। सभी डोस शांति की शर्तों को स्वीकार करने के पक्ष में थे, लेकिन जैसे कि कई लोगों ने बताया, इससे केवल डर पैदा होगा और स्पार्टा का हौसला बढ़ेगा। इससे उन्हें अपनी सेना बढ़ाने के लिए और समय मिलेगा। इसी तरीके से बस आगे पीछे चलती रही, भावनाएं गर्म होती गई और कोई संतोषजनक समाधान नजर नहीं आया। फिर दोपहर के खत्म होते होते अचानक भीड़ शांत हो गई। उस समय एक जाना पहचाना व्यक्ति सभा में अपनी बात रखने के लिए आगे आया। ये पेरिकल था, एथेनियन राजनीति का काफी पुराना राजनेता, जिसकी उम्र अब 60 साल से अधिक हो गई। पेरिकल को शुरुआती तौर से ही बहुत प्यार किया जाता था और उसकी हर राय किसी और की राय से ज्यादा मायने रखती। एथेनियन के लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान था और वे उसे एक बहुत अनोखा नेता मानते थे, लेकिन वो एक राजनेता से अत्यधिक एक फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट था। अगर बीते हुए समय से पहले जाया जाए तो एथेंस में लोकतंत्र के प्रारंभिक वर्षों में पेरिकल के दृश्य में आने से पहले एथेनियन लोग अपने लीडर में एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व को देखना पसंद करते थे। ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी प्रेरणा दे सके और उसमें नाटक करने की क्षमता हो। यह युद्ध के मैदान में कोई भी बड़ा जोखिम भी उठा सकते। वो नेता अक्सर ऐसे सैन्य अभियानों के लिए जोर देते जिनका नेतृत्व वे कर सकते थे, जिससे नेताओं को प्रसिद्धि और ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलता। वो सभा में जमींदार, किसान, सैनिक और मिडिल क्लास लोगों का प्रतिनिधित्व करके और उसके हितों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करके अपने करियर को जिंदा रखते। ऐसे कारनामों को देख के हर कोई नेता बनने की चाह रखता था, जिससे अत्यधिक विभाजनकारी राजनीति का जन्म हुआ। नेता कुछ वर्षों में उठते और गिरते रहते, लेकिन एथेनियाई लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते थे जो लंबे समय तक सत्ता में रहता था। ऐसा कुछ घटित होने के बाद फिर पेरिकल ने लगभग 463 ईसा पूर्व में लोगों के बीच में प्रवेश किया और एथेन की राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। उसका पहला कदम ही असामान्य था। हालांकि वो पैदाइशी रईसी परिवार से आया था, फिर भी उसने अपने संबंध सभी से बना के रखे थे। शहर के रईस लोग, मिडिल क्लास, किसान और नौसेना,
नाविक और एक्सपर्ट जो एथेन का गौरव थे। इन लोगों ने पेरिकल की आवाज को उत्तेजित करने और डेमोक्रेसी में उन्हें और अधिक शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये एक छोटी टुकड़ी नहीं थी बल्कि बहुमत था जिसका पेरिकल नेतृत्व कर रहा था। इतने बड़े अनियंत्रण लोगों की भीड़ जिनकी दिलचस्पी और विचार अलग अलग थे, उनको नियंत्रण करना असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन पेरिकल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने धीरे धीरे एथेनियन का विश्वास और समर्थन हासिल कर लिया। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता गया, उसने सभा में अपनी पकड़ मजबूत करना और उसकी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने एथेन में तेजी से बढ़ते हुए डेमोक्रेसी साम्राज्य का विरोध किया। उसको डर था कि धन समृद्धि स्वतंत्रता एथेनियन के सर पर चढ़ जाएगी और वो अपना नियंत्रण खो देंगे। उसने साम्राज्य को मजबूत करने और मौजूदा गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया। अनावश्यक युद्ध और सेनापति के रूप में सेवा के मामले में उसने अभियानों को सीमित रखा और कम से कम जनहानि के साथ युद्धाभ्यास को जारी रखा। कई एथेनियंस लोगों को तो ये प्रतिरोध लग रहा था, लेकिन जैसे ही पॉलिसीज लागू हुई, शहर बेमिसाल समृद्धि के दौर में प्रवेश कर गया। खजाने को खाली करने वाले अनावश्यक युद्ध अब नहीं रहे और साम्राज्य पहले से कई अधिक अच्छे ढंग से चलने लगा। बढ़ते हुए धन के साथ पेरिकल ने जो किया उससे नागरिक आश्चर्यचकित और चकित रह गए। उसने पॉलिटिकल फेवर खरीदने के बजाय शहर में विशाल सार्वजनिक पब्लिक बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने मंदिरों का निर्माण कराया, थिएटर और कंसर्न हॉल, इसमें सभी एथेन के एक्सपर्ट कारीगरों को काम पर लगाया था। देखने वालों की जिधर भी नजर जाती, शहर और भी खूबसूरत होता जा रहा था। उसने उस तरह के आर्किटेक्चर को चुना जो खुद का सौंदर्य एक ऑर्डर में दिखा सके, हाईली ज्योमेट्रिक और स्मरणीय लायक, आंखों को सुकून देने वाला। उसका सबसे बड़ा काम पैथेनॉन का था, जिसमें एथेना की विशाल 40 फुट ऊंची मूर्ति थी। एथेना एथेंस की मार्गदर्शन आत्मा थी, ज्ञान और व्यवहारिक बुद्धि की देवी। ये देवी उन सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती थी जिन्हें पेरिकल बढ़ावा देना चाहता था। अकेले ही पेरिकल ने एथेंस का रंग रूप भावना को बदल डाला। पेरिकल का सबसे अनोखा गुण उसकी स्पीकिंग स्टाइल, संयमित और आत्मविश्वासी। वो अन्य की तरह बयानबाजी नहीं करता, इसके बजाय वो ठोस सबूत और स्थितियों को समझने का प्रयास करता। इससे लोग ध्यान से सुनते थे और उनके तर्कों के दिलचस्प पहलुओं को समझते थे। उसका तरीका आकर्षक और शांत था। अन्य नेताओं के विपरीत पेरिकल साल दर साल, दशक दर दशक सत्ता में रहा और अपने शांत विनीत अंदाज में शहर पर अपनी छाप छोड़ता रहा। उसके दुश्मन भी मौजूद थे, लेकिन ये सब लाजमी था। वो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहा कि कई लोगों ने उस पर एक गुप्त डिक्टेटर होने का आरोप लगाया और कईयों को तो उस पर नास्तिक होने का शक था। एक ऐसा मनुष्य जो सभी परंपराओं का मजाक उड़ाता था। यही कारण है कि वो बहुत अनोखा था, लेकिन कोई उसके लीडरशिप के परिणामों के खिलाफ सवाल या बहस नहीं कर सकता था। इन सभी के बाद स्पार्टा के विषय में बात शुरू होती है। जब उसने उस दोपहर सभा को संबोधित करना शुरू किया, उस वक्त स्पार्टा के साथ युद्ध पर उनका विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया और भीड़ में सन्नाटा छा गया, जो उत्सुकता से उनके तर्क को सुनने के लिए बेताब थे। एथेनियंस, उसने शुरू किया, मेरी दृष्टि वैसे ही जैसे पहले थी। मैं पेलोपोनेशियंस के साथ कोई भी समझौता करने की हालांकि मुझे यह भी पता है कि जिस उत्साही मन या स्थिति से लोगों को युद्ध में उतरने के लिए राजी किया जाता है, वो युद्ध के समय नहीं बना रह सकता। अनुमानित घटना से अलग घटना घटित होने के कारण लोगों के मन बदल जाते हैं। और उसने याद दिलाया कि एथेंस और स्पार्टा के बीच मतभेद को निष्पक्ष मध्यस्थ के माध्यम से सुलझाना चाहिए, यानी कोई पक्षपात नहीं, निष्पक्षता। अगर वे स्पार्टा की एक तरफा मांगों के आगे झुक गए तो यह स्पार्टा के लिए खतरनाक मिसाल कायम करेगा। इसका अंत कहाँ होगा, लेकिन हाँ, स्पार्टा के साथ सीधा जमीन युद्ध, आत्महत्या होगी। इसके बजाय उन्होंने युद्ध का एक बिल्कुल नया प्रस्ताव निकाला, सीमित और रक्षात्मक। वो उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को एथेंस के दीवारों के भीतर रखेंगे। पेरिकल ने कहा, स्पार्टा अगर हमें युद्ध के लिए फुसलाएगा, अगर वो हमारी जमीन में बर्बाद तो उसे करने दो, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। हम जमीन पर उनसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। समुद्र तक अपनी पहुंच के जरिए हम शहर की आपूर्ति जारी रखेंगे। हम अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके
उनके तटीय शहरों पर दावा बोल देंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो सभी युद्ध की कमी से निराश होते जाएंगे। अपनी स्थायी सेना को खिलाने पिलाने के लिए उनके पास अर्थ और पैसा खत्म हो जाएंगे। उनके ही सहयोगी आपस में झगड़ेंगे। स्पार्टा के अंदर वॉर पार्टी बदनाम हो जाएगी और एक वास्तविक शांति की स्थापना हो जाएगी, और वो भी हमारी ओर से कम धन और लोगों के जीवन की कम लागत के साथ। पेरिकल ने जो निष्कर्ष निकाला, मैंने आपको जो रणनीति समझाई, क्यों तुम्हें अंतिम विजय का भरोसा होना चाहिए। उसने शर्तें रखी, आप युद्ध जारी रहने के दौरान साम्राज्य में कोई वृद्धि नहीं करोगे और अपने रास्ते से हटकर अपने आप को किसी नई समस्या में नहीं फंसाओगे। मुझे दुश्मन की रणनीति से नहीं बल्कि अपनी गलतियों से डर लगता है। उनके नए प्रस्ताव ने बड़ी बहस छेड़ दी। नई हॉक्स नई डॉग्स दोनों में से कोई संतुष्ट नहीं था, लेकिन अंत में उसकी बुद्धिमत्ता के प्रति रेपुटेशन ने उसे जीत दिलाई और उसकी स्ट्रेटेजी को अप्रूवल मिल गया। कुछ महीने बाद जानलेवा युद्ध प्रारंभ हो गए। शुरुआती तौर पर वैसा नहीं हुआ जैसे पेरिकल ने सोचा था। युद्ध के लंबा खिंच जाने पर स्पार्टा और उसके सहयोगी निराश नहीं हुए बल्कि और साहसी हो गए। बिना किसी प्रतिशोध कार्रवाई से अपनी जमीनें तबाह होते हुए देखकर एथेनाई लोग निराश हुए, लेकिन पेरिकल को भरोसा था कि जब तक एथेनाई लोग धैर्य रखेंगे उनकी योजना विफल नहीं होगी। उस समय युद्ध के 2 साल में आशाहीन विनाश ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक शक्तिशाली प्लेग नामक बीमारी पूरे शहर में घुस गई। दीवारों के भीतर सारे लोगों के जमा होने से इसका फैलाव तेजी से हो। इसमें पूरे 1/3 से अधिक लोग मारे गए और सेना की रैंक काफी कम हो गई। पेरिकल खुद भी इस महामारी में पकड़ा गया और मरते मरते उसने एक स्वप्न देखा। इतने दशकों से जो उसने एथेंस के लिए किया वो सब कुछ एक बार में बिखर गया। लोग सामूहिक प्रलाप में डूब गए। ऑल्सो कॉल्ड डेलीरियम, इट्स मेडिकल कंडीशन जो अक्सर लोगों में स्ट्रेस के कारण होती है, सडन एंड शॉर्ट टाइम के लिए, पर वो डिसीजन नहीं ले पाते। हर किसी का अलग अलग निर्णय था। पेरिकल अगर वो बच जाता तो लगभग निश्चित रूप से एथेन वासियों को शांत कराने और स्पार्टा के साथ एक स्वीकार्य शांति स्थापित करने का कोई रास्ता निकाल लेता या अपनी रक्षात्मक रणनीति में कोई बदलाव करता, लेकिन समय काफी आगे निकल चुका था। लेकिन बात है कि एथेनाई लोगों ने अपने नेता के लिए कोई शोक नहीं मनाया। उन सभी ने प्लेग के लिए उसे दोषी ठहराया और उसके प्रभावशाली रणनीति के ऊपर आवाज उठाई। वो अब पेशेंस और संयम मोड में नहीं। पेरिकल अपना समय पूरा कर चुका था। अब उसके विचार एक बूढ़े व्यक्ति की थकी हुई प्रतिक्रिया माने जाते थे। पेरिकल के प्रति लोगों का प्रेम अब घृणा में बदल चुका था। उसके न रहने पर दल प्रतिशोध की भावना में लौट आए। वॉर पार्टी लोकप्रिय हो गई। उस दल ने स्पार्टा के प्रति लोगों को भड़काया। प्लेग का यूज सभी नेताओं ने अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए किया। हॉक्स ने वादा किया कि वो फिर से पहल करेंगे और आक्रमण रणनीति से स्पार्टा पर घातक प्रहार करेंगे। कई एथेनाई लोगों के लिए ऐसे शब्द बड़ी राहत थी, दबी हुई भावनाओं के बाहर निकलने जैसे। समय के साथ साथ जैसे जैसे शहर प्लेग से रिकवर हो रहा था, एथेनाई लोग बढ़त हासिल कर रहे थे और स्पार्टा शांति की मांग कर रहा था। अपने दुश्मन को पूरी तरह हराने की चाह में एथेनाई लोगों ने अपने मौके का पूरा फायदा उठाया, लेकिन स्पार्टा ने वापसी की ओर पासा पलट कर रख दिया। साल दर साल यह सिलसिला चलता रहा। दोनों तरफ हिंसा और कटुता बढ़ती गई। एक समय पर एथेंस ने स्पार्टा के सहयोगी मेलोस आइलैंड पर हमला किया। मेलोस ने एथेंस के आगे सरेंडर कर दिया। इसके बावजूद एथेनाई लोगों ने उनके सभी पुरुषों को मारने और महिला और बच्चों को गुलामी में बेचने के लिए मतदान किया। पेरिकल के शासनकाल में ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं था। फिर इतने वर्षों तक बिना युद्ध अंत के 415 ईसा पूर्व में कई एथेनाई नेताओं के मन में एक आनंददायक विचार आया कि घातक प्रहार कैसे किया जाए। सिराक्यूज सिटी स्टेट सिसिली आइलैंड पर उभरती हुई शक्ति थी। सिराक्यूज स्पार्टा का एक महत्वपूर्ण सहयोगी था जो उन्हें अत्यंत आवश्यक संसाधन प्रदान करता था। यही एथेंस के सामने 2 प्रस्ताव थे। एथेनियन अपनी विशाल सेना के साथ अभियान शुरू कर सकते थे और सिराक्यूज पर नियंत्रण कर सकते थे। ये सब अगर वो करने में कामयाब हो जाते तो उन्हें 2 लाभ होते। इससे उनके साम्राज्य में वृद्धि होती और स्पार्टा को युद्ध जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभा ने उपयुक्त आकार की सेना और 60 जहाज भेजने का मतदान किया। अभियान के लिए एक श्रेष्ठ सेनापति में से एक निक्केस को चुना गया, पर उसको इस योजना की बुद्धिमत्ता पर गहरा संदेह था। उसे डर था कि इतने लोग सिराक्यूज की ताकत को कम समझेंगे। उसने संभावित नकारात्मक दृश्यों को सामने रखा कि केवल एक बड़ा अभियान ही जीत सुनिश्चित कर सकता है। वो योजना को विफल करना चाहता था, लेकिन उसकी सोच का विपरीत प्रभाव पड़ा।
गहराई से सोचने मर पाया। यदि एक बड़ा अभियान आवश्यक है तो एज ए बैकअप प्लान एथेंस से 100 जहाज और दुगने सैनिक भेजेंगे। एथेन वासियों को इस रणनीति से जीत की गंध आ रही थी। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आने वाले कुछ दिनों में सभी उम्र के एथेनाई लोग सड़कों पर सिसिली के नक्शे बनाते, एथेंस में आने वाली दौलत और स्पार्टा के अंतिम अपमान के सपने देखे जा रहे थे। जहाजों को भेजने के दिन एक शानदार छुट्टी और अब तक का सबसे यादगार दृश्य था। जहाँ तक नजर जाती बंदरगाह में विशाल अरमाड़ा भरे हुए थे। जहाज खूबसूरती से सजे हुए थे। सैनिक अपने कवच में चमक रहे थे। अरमाड़ा जहाज पर सैनिकों की काफी भीड़ थी। यह सब एथेंस के धन का और शक्ति का चकाचौंध भरा प्रदर्शन था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एथेंस में पीछे बचे कुछ लोग अभियान की खबर पाने के लिए बेचैन थे। पहले एक वक्त पर तो सेना के विशाल आकार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एथेंस ने बढ़त हासिल कर ली और सिरैक्यूज की घेराबंदी कर ली। लेकिन आखिरी क्षण में स्पार्टा से अतिरिक्त सैनिक आ जाते और एथेंस के लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते। ऐसी स्थिति को देखते हुए कमांडर निशियस ने सभा को एक पत्र भेजा जिसमें इस नकारात्मक घटना का वर्णन था। उसने लिखा, या तो हार मान लो या एथेंस लौट जाए, या तुरंत अतिरिक्त सैनिक भेजने की सिफारिश की। हार की संभावना पर विश्वास न करते हुए एथेंस के लोगों ने लगभग पहले वाले जितने ही बड़े जहाजों का एक दूसरा बेड़ा भेजने के लिए वोट किया। ये सब करने के बाद के महीनों में एथेंस के लोगों की चिंता एक नए शिखर पर पहुंच गई, क्योंकि अब दाब दुगना हो चुका था और एथेंस हार का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक दिन एथेंस के बंदरगाह सिटी पेरेस में एक बार्बर ने एक ग्राहक से अफवाह सुनी कि एथेंस का अभियान और हर जहाज और लगभग हर आदमी युद्ध में नष्ट हो गया। यह अफवाह तेजी से एथेंस में हर कोने तक फैल गई। इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे दहशत पूरे शहर में फैल गई। एक हफ्ते बाद अफवाह सच साबित होती है। एथेंस बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। धन, जहाज और हर आदमी, सब कुछ खत्म हो चुका था। देखा जाए तो भारी हार के पश्चात भी एथेनाई लोग टिके रहे, लेकिन पिछले कुछ बीते सालों में सिसिली में हुई हार से बुरी तरह असंतुष्टित होकर वो एक झटके से दूसरे झटके पर लड़खड़ाते रहे। आखिरकार 405 ईसा पूर्व में एथेंस को अपनी अंतिम हार का सामना करना पड़ा और उसे स्पार्टा द्वारा थोपी हुई शांति की कठोर शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके गौरव, उनका ग्रेट डेमोक्रेसी एम्पायर और पेरिकल का स्वर्ण युग अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। जिस आदमी ने उनकी सबसे खतरनाक भावनाओं जैसे अग्रेशन, ग्रीड, ईगो और सेल्फिशनेस को ढक के रखा था, वो दृश्य से काफी समय पहले ही गायब हो चुका था और उसकी बुद्धि बहुत पहले ही भुला दी गई। अगर शुरुआती तौर से पेरिकल को देखा जाए तो पेरिकल ने अपने राजनीतिक परिदृश्य पर अधिक काम किया। कई घटना को घटते देख एथेनियन के सभी नेताओं को लगता कि वो रैशनल है और उनके पास वास्तविक लक्ष्य और योजना भी। उनको पता है कि कैसे अपने लक्ष्य को पाना है। वो सब अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते और काफी हदें पार भी कर सकते थे। जब कभी नेताओं की राजनीतिक चाल उल्टी पड़ जाती या युद्ध हार जाते तो उनके पास ऐसा होने के ठोस कारण होते। वो विपक्ष या देवता को भी दोष दे सकते थे। तो सवाल ये आता है कि एथेंस इतना कमजोर और लापरवाह क्यों था? क्यों इतनी अशांति थी? तो शायद इसका जवाब है कि एथेनियन कभी रैशनल नहीं था, पर समस्या ये है कि वो ये सब मानने को तैयार नहीं थे। ये लोग लालची और धूर्त थे। उनके निर्णय का मार्गदर्शन उनकी भावनाएं करती थी। पूरी की पूरी सत्ता धन की भूखी थी। इसको पाने की चाह में वो बहुत रणनीतिक और चतुर थे, पर उनकी किसी भी चाल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उन्हें स्थायी या शांत कर सके। पेरिकल भी यही चाहता है कि कैसे इरेशनलिटी को हटाया जाए और तर्कसंगत को पाया जाए। एक मानव अगर पैदा होता है तो उसे किसी पर भरोसा या किसी की पूजा करनी होती है। हर किसी के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण चीजें होती है। किसी के लिए उनका ईगो, किसी के लिए उनकी फैमिली और किसी के लिए उनका कुल या ईश्वर या उनकी देवी हो सकती है। पेरिकल जिस बुद्धि की पूजा करता था वो उसकी देवी एथिना थी। एथिना शांत चरित्र प्रदर्शित करती है। ये बुद्धि को विजय और सफलता की ओर विचारों को मोड़ती है और उन्हें प्राप्त करने की शक्ति देती है। उस समय एथिना से भेंट पाना सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता था। एथिना इज सिंबल ऑफ रैशनैलिटी। पेरिकल के भीतर एथिना को विकसित करने के लिए पेरिकल को सबसे पहले भावनाओं पर काबू पाना पड़ा।
भावनाएं हमें हमारे अंदर के बुद्धि से दूर करती। कुछ ऐसे ही कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग या हम अपने क्रोध और अपनी असुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जब भी हम दुनिया को देखते हैं तो उन चीजों या समस्याओं को एक चश्मे से देखते हैं जो कि दुनिया का दिया होता है। ये सब कुछ हमारी वास्तविक दृष्टि को धुंधला कर देती है। पेरिकल के सामने ऐसी स्थिति आती तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता और उसने उभरती हुई भावनाओं के प्रभाव में कोई भी निर्णय नहीं लेने का प्रयास किया। जैसे वो अपनी भावनाओं को गहराई से समझता गया, उसने पाया कि आमतौर पर वह अपनी असुरक्षा और अपने क्रोध पर गौर करता तो वास्तव में पाता कि वो सब उचित नहीं था और एट द एंड जांच के दायरे में उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। पेरिकल वो शोर मचाती सभा में से अपने आप को शारीरिक रूप से कुछ दिनों के लिए दूर कर देता और घर चला जाता। खुद को शांत होने देता। उसके भीतर एथेना की आवाज उसके कानों में पड़ती और वो एक देशभक्त भी था। श्रेष्ठता में विश्वास के माध्यम से लोगों को एकजुट करना और इसी सोच ने उसे अहंकार से दूर रखने की क्षमता प्रदान की। रैशनैलिटी तो इस प्रवृत्ति को इंसान के भीतर कैसे उत्पन्न करे। फर्स्ट थिंग इज दैट नो योरसेल्फ ट्रूली। किसी व्यक्ति का भावनात्मक होना मूर्खता का प्रतीक है। जिस पल आपको पता चलता है कि कैसे ये काम करता है, आपको तर्कसंगत होने के लिए अंदर काम करना। जब आप खुद प्रतिक्रिया करते हो तब आपको अपने अंदर भावनाओं को पढ़ने की जरूरत है। इस कारण से आपको ध्यान देना चाहिए कैसे स्ट्रेस में आप काम करते हो, इस पल में कौन सी कमजोरी आती है। प्रसन्न करने की इच्छा, धमकी या अनियंत्रण या अविश्वास। अपने फैसलों को देखें, विशेष रूप से उनको जो अप्रभावशाली क्यों है। एंड अनदर थिंग इज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। ये शक्ति अभ्यास और बार बार दोहराने से आएगी। अपने आप को पीछे हटने के लिए अभ्यासित कीजिए। शारीरिक रूप से ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आप अकेले हो और प्रतिक्रिया देने का कोई दबाव न हो। अपने उन गुस्सों वाली बातों को लिखकर बयां कीजिए। अक्सर जब आप अचानक किसी भावना या खासकर नाराजगी का अनुभव करते हैं तो आपको किसी से बातचीत करने का मन नहीं होता। जब भी आपको किसी चीज के लिए तड़प महसूस हो तो उसे कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। अपनी उबाऊ भावनाओं को शांत करें। जितना अधिक आप सहन कर सकते हैं उतना अधिक बेहतर है। रैशनल सेल्फ धीरे धीरे डेवलप होगा और जितना अधिक आप रिएक्शन या प्रतिक्रिया के लिए देरी करोगे उतना ही अधिक आपके पास वास्तविक चिंतन होगा। थर्ड एंड लास्ट थिंग इज एक्सेप्ट पीपल एज ए फैक्ट। लोगों को जो वो है वैसे ही देखे। अपने इमोशन या रिलेशन को बीच में ना घसीटे। समस्या ये है कि हम लगातार लोगों को जज करते हैं, आस करते हैं कि वो ऐसे या वैसे हो, वो जो असल में नहीं है। हम उन्हें बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरीके से हम सोचते हैं और करते हैं वो भी वैसे ही करे, पर यह सब संभव नहीं है, ये असंभव है। ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिससे हम निराश या परेशान रहते हैं। लोगों को किसी घटना की तरह देखें जैसे प्लांट या सिंपली एग्जिस्ट। ये सभी किस्मों में पाए जाते हैं, हमारे जीवन को संपन्न और दिलचस्प बनाते हैं। अच्छा यही है कि उनको बदलने के बजाय उस पर काम कीजिए जो वे आपको दे रहे हैं। हाँ, लोग इरेशनल होते हैं, पर अगर इस लाइन को आप नहीं समझते हो तो आप भी इसको एक आप एग्जाम्पल के मदद से अच्छे से समझ सकते हो। हमारे रास्ते में आने वाले दुष्स्वप्न जैसे लोग, क्रोधित, नार्सिसिस्ट और निष्क्रिय, आक्रामक और अन्य भड़काऊ लोगों के साथ ऐसा करना कठिन है। वो तार्किकता की निरंतर परीक्षा लेते रहते हैं। रशियन राइटर एंटोन चेखोव जो अब तक के सबसे प्रमुख तार्किक इंडिविजुअल रह चुके हैं। राइटर का परिवार बड़ा और गरीब था और उसके शराबी पिता लेखक सहित सभी बच्चों को बेरहमी से पीटते थे। आगे चलकर चेखोव एक डॉक्टर बन गया और राइटिंग करियर को साइडवाइज चलाया। उसने एक डॉक्टर के रूप में उसने अपनी ट्रेनिंग को मानव पशु पर लागू किया, मीन्स इरेशनलिटी। उसका लक्ष्य था कि क्या ऐसा है जो लोगों को इरेशनल बनाता है। उसको अपनी कहानियों में अपने पात्रों में भीतर उतरना और सबसे बुरे लोगों को भी समझना बेहद चिकित्सीय लगता था। इस तरह वो किसी को भी क्षमा कर सकता था, यहाँ तक कि अपने पिता को भी। इन मामलों में उनका दृष्टिकोण यह कल्पना करता था कि चाहे कोई कितना भी बिगड़ा हुआ खराब क्यों न हो, उनके पास ऐसा बनने के कारण होते हैं। वो क्यों है, एक लॉजिक होता है जो उनके लिए सेंस बनाता है। अपने अपने तरीके से वे पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन तर्कहीन रूप से पीछे हटकर और अंदर से उनकी कहानी की कल्पना करके। चेखोव ने क्रूर और आक्रामक लोगों को मित नहीं माना, उसने उन्हें मुक्त कर दिया। अब वो नफरत नहीं बल्कि दया जगाते थे। उन लोगों का ऐसा कैरेक्टर होने के वो कारण ढूंढते थे। बैक टू इन और लाइफ। जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे बात करते समय राइटर
डॉक्टर चेखव की तरह सोचना चाहिए, चाहे वे बुरे से बुरे या बद से बुरे ही क्यों ना हो, उनका ही पक्ष कीजिए जिनका वो पक्ष करते हैं।